वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में खिताब करते हुए 3 तलाक का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तलाक़ सलासा और जहेज के खिलाफ कानून की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए ये जरूरी था, इसलिए हमने कानून बनाया। मोदी ने लोकसभा में ज़रूरी क़वानीन को किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला बताया है। पीएम ने किसानों के एहतजाज पर कहा कि किसान बताए कि उनका कौन सा हक छिन गया है। मोदी ने कहा कि पुरानी मंडियों पर कोई पाबंदी नहीं है। पीएम ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर, UPSC, नीट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दूसरे मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए नया सवेरा नाम से अक़लियती तबके के तुलबा को कोचिंग फराहम करता है, ताकि उन्हें सरकारी महकमों के साथ साथ समाज में अक़लियती तबके को असल धारे में लाया जा सके। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर ने रुकन पार्लियामेंट चंदेश्वर प्रसाद के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में तहरीरी तौर पर कहा है कि वजारत नया सवेरा मंसूबे के तहत मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए कोचिंग फराहम करता है और इसके लिए 100% फंडिंग करता है। वजारत के मुताबिक उसने गुज़िश्ता 3 सालों में 103 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस साल भी उसके लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वजारत अक़लियती समाज और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसको और बढ़ा रहे हैं, इसको हम इस स्कीम को थोड़ा हम और इजी बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं। अब पिछला 1 साल तो पेंडेमिक पीरियड का ऐसे ही निकल गया, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब, जो कमज़ोर तबकों से जुड़े हुए बच्चे हैं, उसको उनका फ़ायदा हो सके। देश का जो नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, यह निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद सामने आएगा कि गरीब समाज के जो बच्चे वंचित रह जाते थे पढ़ने से, वो वंचित नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े सर्विस में, उच्च फर्स्ट क्लास के सर्विस के लिए भी तैयारी के लिए कोचिंग कराई जा रही है। तो यह मामूली बात नहीं है, इस तरफ ध्यान दे करके और बहुत बड़ा काम देश के लिए हो रहा है। मगरबी बंगाल में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के साथ समाजी तकसीम का खतरा जाहिर करते हुए जमात इस्लामी हिंद ने मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के साथ मिलकर बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। आज कोलकाता में मुनक़िदा जलसे में जमात ने लोगों से फ़िरक़ा परस्त ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। जमात इस्लामी हिंद ने किसान बिल के खिलाफ भी एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। किसान जो हैं हमारे, जो तहरीक चला रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, किसानों की जो तहरीक है, उस तहरीक के साथ भी हम सॉलिडरिटी का इजहार कर रहे हैं। और हमारी मरकजी हुकूमत जो है वो उनकी कान पे जो है जूं तक नहीं रेंग रही है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो किसानों की हिमायत में और हमारी रिक्वेस्ट है बंगाल के अफराद से, बंगाल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कि आइए हम लोग मुत्तहिद हों बंगाल की तरक्की के लिए। बंगाल के अंदर जो है तरक्की हो, इसकी कोशिश के लिए हम सब मुत्तहिद हों, और जो लोग हमें तोड़ना चाह रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग खड़े हों। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने मुल्क की
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की तरह वक्फ कंट्रोल को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद करने का मुतालबा किया है। हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि मुल्क में सिख समाज की तरक्की का राज ये है कि सिख समाज की तरक्की के लिए जो ज़मीनें वक्फ की गई थी उस पर सरकार का किसी तौर का कंट्रोल नहीं है, बल्कि सिख समाज के लोग ही अपनों में इंतजामिया कमेटी का इंतखाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए करते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है और सरकारें दानिस्ता तौर पर कमेटियों की तश्कील न करके अपने मफाद पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को रखा जाता है। बोर्ड में जो चेयरमैन और अराकीन होते हैं उनका इंतखाब भी मुस्लिम समाज के जरिए नहीं बल्कि हुकूमतों के जरिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 2 साल में 2 सरकारें तब्दील हो गई मगर वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं हो सकी और यहाँ का सारा निज़ाम सरकारी अफसरान के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके सबब न सिर्फ वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की और सूबे की आवाम तो ये समझती है कि सरकार ने एक वक्फ बोर्ड बना दिया है और सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के ऊपर है कि वो औक़ाफ़ की हिफाजत करेगी और उसकी तामीर व तरक्की करेगी। तो ये सोच कर तो आवाम बेफ़िक्र हो गए, लेकिन 70 सालों में हम ये देख रहे हैं कि वो हमारी बेफ़िक्री जो है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली उसने और औक़ाफ़ जो है बर्बाद हो गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड ही नाकारा है और उसी की वजह से मुतवल्ली कमेटी और जो औक़ाफ़ चाहिए वो तो एक महदूद दायरा है उनका। मुतवल्ली कमेटी भी भोपाल की हद तक है और औक़ाफ़ शाही भी भोपाल की हद तक है। अब मेरा यहाँ ये मुतलबा है कि वक्फ बोर्ड को ही सरकार के चुंगल से आज़ाद कराना चाहिए। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों ने अपने बलबूते पर तमाम उनका जो औक़ाफ़ होता है उसकी हिफाजत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, उसमें सरकार का दखल ना के बराबर होता है। सिर्फ हिसाब किताब सरकार लेती है, उसके जो नुमाइंदे चुनकर आते हैं वो सिख लोग ही चुनते हैं। अपनों से मिलने की चाह में सरहदों को फलांगने वाली खातून आखिरकार अपने मालिक हकीकी से जा मिली। पाकिस्तान में उसके हिस्से में 18 साल के कैदोबंद की सऊबतें आईं। जब जायदाद के दस्तावेजात की बुनियाद पर वतन वापसी हुई तो जायदाद पर कोई और काबिज था। एक तन्हा खातून दुनिया के मकरू फरेब का मुकाबला करते हुए आखिरकार अपने मालिक हकीकी से जा मिली। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की जेलों में 18 साल गुजारकर वतन लौटी खातून का इंतकाल हो गया। 65 साला हसीना बेगम दिलशाद अहमद पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हुआ। इनकी नमाज जनाजा मोहम्मदी मस्जिद रशीदपुरा में अदा की गई और तदफीन दरगाह पीर गैब साहब से मुत्तसिल कब्रस्तान में अमल में आई। मरहुमा के पसमानदगान में एक भांजा है। उनका इंतकाल जो है अचानक रात में, जैसा बहुत अच्छे थे, खाए पिए सब बातचीत सब कर रहे थे, अचानक जो है रात में उनके सीने में तकलीफ हुई और उन्होंने बोले कि बेटा मेरे को घबराहट बहुत हो रही, मेरे पास आके बैठ। मैं उनके पास जाकर बैठा और उसके बाद उन्होंने बोले मेरे को थोड़ा सा लिटा दे। फिर मैंने उनको लिटाया। लिटाने के बाद में उनका अचानक जो है रोशन गेट की एम्बुलेंस थी जो आ रही थी, 108 पे नंबर कॉल करके मैंने बुलाया था, तो वो एम्बुलेंस भी जो है आने वाली थी लेकिन हमने उसको कैंसिल कर दिया डॉक्टर की पूरी, यानी कि उसके बाद। हसीना बेगम दिलशाद अहमद का ताल्लुक बुनियादी तौर पर औरंगाबाद शहर से था। इनकी शादी उत्तर प्रदेश के दिलशाद अहमद से हुई थी। हसीना बेगम को कोई औलाद नहीं थी। रशीदपुरा में 18 जुलाई सन 2000 में हसीना बेगम ने सिटी सर्वे नंबर 11424 में प्लॉट नंबर 3 खरीदा था और वहां मकान बनाया था। सन 2002 में हसीना बेगम शौहर से मिलने सहारनपुर गईं तो फिर वापस नहीं आई। इनके भांजे ने काफी तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। चंद बरस कबल इस बात का इल्म हुआ था कि हसीना बेगम पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। फिर शुरू हुई कागजी कार्रवाई और 18 साल बाद हसीना बेगम की वापसी हुई। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर इस खातून का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, लेकिन 2 दहाइयों बाद हसीना बेगम की जायदाद किसी और के कब्जे में चली गई थी। इंतकाल से कबल हसीना बेगम ने इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और जायदाद वापसी की फरियाद की थी। वो मेरा मिट्टी का मकान था तो उसने तोड़ फोड़ के उसको
हर चीज का बना लिया। अब क्या करूं, मैं गरीब औरत हूँ, मैं बेसहारा जैसी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। कौन ने बनाया? तक नहीं। अब यानी कि काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत से और काफ़ी मदद से, पुलिस की मदद से वो जो हिंदुस्तान आई थी और हिंदुस्तान को ये कह रही थी कि भाई हिंदुस्तान मेरे लिए जन्नत है, और उस जन्नत में आके बड़ी खुश थी वो। लेकिन उसके आने के बाद में जो है उसका मकान देखने के लिए 2 दिन उनने आराम करी, और 2 दिन के बाद में उसने सोची कि भाई मैं अपने मकान पर जाऊँ। उसने अपने मकान पर जाकर देखा तो उसके मकान पर किसी और ने उसके टूटे फूटे कच्चे मिट्टी के मकान को किसी ने तोड़कर बिल्डिंग बना दी थी RCC की, और वो परेशान हो गई थी। जायदाद के जिन दस्तावेजात की बुनियाद पर हसीना बेगम की वापसी हुई, इस जायदाद पर हाफिज मुश्ताक नामी शख्स ने 2 मंजिला इमारत तामीर कर ली है। हाफिज मुश्ताक का दावा है कि यह मामला अभी अदालत में ज़ेरे गौर है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक खातून ने खूनी रिश्तों की चाह में दरबदर की ठोकरें खाई और आखिरकार अपने वतन की मिट्टी में पेवंदे खाक हो गई। इसे अलमिया ही कहा जाएगा कि जिस मकान में उन्होंने सुकून की नींद सोना चाहिए, वो भी इन्हें मयसर न हुई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। MDH बिरयानी मसाला जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी हिंदुस्तानियों के लिए सफ़र हज 2021 पर कुछ भी साफ नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज 2021 भी मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। सऊदी हुकूमत ने जिन 20 ममालिक पर आर्जी सफरी पाबंदी आयद की है, उनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। हिंदुस्तान और सऊदी हुकूमत की जानिब से भी अभी तक हज एग्रीमेंट के मुतालिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ऐसे में हिंदुस्तान के मुसलमान तजब्जुब का शिकार हैं। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मकसूद अहमद खान से बातचीत की। 2021 पर भी जो है वो खतरात के बादल मंडरा रहे हैं, तो हम हज कमेटी के दफ्तर में मौजूद हैं और सीधे बात करते हैं हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान साहब से कि क्या इस मरतबा जो है वो हज मुमकिन हो पाएगा, क्या हज मुमकिन हो पाएगा इस मरतबा, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, इस बात की तो पहले ही से ही गाया है। सऊदी अथॉरिटीज़ ने, सऊदी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं सऊदी हज के ताल्लुक से जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने गाए ये बात कह दी थी कि हज जो है नॉर्मल नहीं होगा और 2019 की जो वॉल्यूम है उसका तकरीबन 1/3 ही हज होगा। तो ये मानकर हम चल रहे थे कि 50,000 का कोटा तकरीबन मिलेगा। तो ये जो कोटा अलॉटमेंट होने की जो पहली स्टेज होती है, जिसको बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए हम जानते हैं, जो दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो वक्त की मियाद के अनुसार से आमतौर पर जैसा होता है, तो ये तकरीबन 15 नवंबर को एक्सपेक्टेड था, जो आज तक भी नहीं हुआ है। और यानी उसमें तकरीबन 2.5 महीने की ताख़ीर आज की डेट तक हो चुकी है। जब तक ये सऊदी गवर्नमेंट इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं देती कि हज होगा
कैसा होगा, कितने साल के हाजी जाएंगे, क्वारंटाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसको वैक्सीनेशन कंपलसरी है या नहीं, ये सारी प्रोसेस, सारा प्रोटोकॉल जब तक सऊदी गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती है तब तक ये इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। हम अभी वेट कर रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अभी पॉसिबिलिटीज जो है कम हो गई है। 2020 का हज भी जो है कोविड-19 की नजर हो चुका है, तो क्या इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि ये हज भी जो है वो हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए एक किस्म की मायूसी लेके आएगा उनके चेहरों पर, जिस तरह से लास्ट ईयर का हज जो है लेके आया है? जी, इस बात का तो अंदेशा है और हमने जो हज कमेटी ने इस बात को पॉजिटिव सेंस में लेके कि शायद इस साल हज होगा और उस तरीके से जो कुछ शराइत हमारे सामने आ रही थी उसको तो 18 साल से 65 साल के हाजियों को ज़्यादा खर्च की इस पर हज को जाने मिलेगा, तकरीबन 50,000 को। ये सोचकर हमने फॉर्म्स भी कलेक्ट किए हैं हाजियों से और ये तकरीबन 58,000 जो हाजियों के कवर हमारे पास जनरेटेड हैं और ये लोग जाने के लिए तैयार हैं और इंतज़ार में हैं। और किसी भी वक्त जब भी सऊदी गवर्नमेंट से ये डिक्लेरेशन आ जाएगा कि हाँ इतना कोटा है और आप इतने हाजी इंडिया के जाने हैं, तो हम लोग तैयारी में हैं। क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं आप इस इंटरव्यू के जरिए? तैयारी तो करनी चाहिए हाजियों को, जिन्होंने फॉर्म भरा है वो जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। आखिरी मौके पर भी अगर हमको सऊदी गवर्नमेंट बोलती है उनका क्लेम रहेगा, जब भी सऊदी गवर्नमेंट अलाउ करेगी इंशाल्लाह हम लोग भेजेंगे। उम्मीद में रहना चाहिए और ये जब तक अल्लाह ताला इसको मुमकिन न करे, जब तक अल्लाह ना बुलाए हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो इस उम्मीद में कि अल्लाह बुला ले और अल्लाह बुला लेगा, हमको उम्मीद रखनी चाहिए और दुआएं करनी चाहिए कि हालात बेहतर से बेहतर हो जाए और सबके लिए हज आसान हो जाए। बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहान की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी बोर्ड के इम्तहानात 24 अप्रैल से 12 मई तक मुनक़िद किए जाएंगे, लेकिन यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात अभी तक गैर यकीनी हालत का शिकार है। मदरसा बोर्ड ने अभी तक अपने सालाना इम्तहानात की तारीखों का ऐलान तक नहीं किया है। हालत यह है कि आज की तारीख में मदरसा बोर्ड के सिर्फ इम्तहानात के फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी बोर्ड ने अपने सालाना इम्तहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आमतौर से मदरसा बोर्ड के इम्तहानात यूपी बोर्ड के इम्तहानात की तारीखों के आसपास ही कराए जाते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन और कोरोना के चलते मदरसा बोर्ड के इम्तहानात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होकर रह गए हैं। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी आजम हामिद का कहना है कि लॉकडाउन के बाद बेशतर मदारिस में बच्चे अभी तक नहीं लौटे हैं। ऐसे में इस बार के इम्तहानात में बच्चों की तादाद पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। सारे हॉस्टल खाली हैं, सारे मदरसों में बच्चे हैं नहीं, और उसमें उमूमन कुछ बाहरी बच्चे भी होते थे जो दूसरे सूबों से आते थे, वो हैं नहीं, तो एग्ज़ाम पे असर तो पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा। वैसे कोशिश की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं ज़िम्मेदारान मदरसे के उन बच्चों को राब्ता करके उनके फॉर्म भरवा दिए जाएँ कि इम्तिहान के वक्त में आ जाएँ, क्योंकि अब तो कोरोना से बहुत कुछ छूट मिल चुकी है, तो वो इम्तिहान देने यहाँ से ट्रेन भी चल रही हैं, सब है आ सकते हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आके इम्तिहान दे लें। अब कितनी कामयाबी मिलती है इस पे देखना पड़ेगा। दूसरी जानिब बाज़ मदारिस के ज़िम्मेदारों का कहना है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दीनी मदारिस इम्तहानात कराने को तैयार हैं। मदारिस के असातिज़ा का कहना है कि अगर मदरसा बोर्ड मुस्तैदी का मुजाहरा करे तो इम्तहानात वक्त पर कराए जा सकते हैं। कोरोना वबाई मर्ज के तहत इसमें ताख़ीर का इम्कान है, और अगर मदरसा बोर्ड ने मुस्तैदी और दिलचस्पी का मुजाहरा किया तो मुमकिन है कि ये बर वक्त भी करा लें। ये मदरसा बोर्ड के ऊपर मुनहसिर है कि वो किस तरीके से मुस्तैदी से काम लेते हैं और इस सिलसिले में क्या अपना निज़ाम अपनाते हैं। मदारिस की तैयारी है इम्तिहानात की? हाँ, मदारिस की पूरी तैयारी है। मदारिस हुकूमत के निज़ाम के मुताबिक पूरे तौर पर चल रहे हैं। ऑनलाइन निज़ाम तालीम भी जारी रहा और मदारिस ने इसको पूरी मुस्तैदी के साथ ऑनलाइन तालीम जारी भी रखी, तो इम्तहानात वक्त पर हो सकते हैं। मदारिस इस सिलसिले में तैयार है। फिलहाल यूपी मदरसा बोर्ड बच्चों से इम्तहान फॉर्म भरवाने में मसरूफ है। गर्चे इम्तहान फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज से ख़त्म हो रही है, ताहम इस बार बहुत कम बच्चों ने इम्तहान फॉर्म भरे हैं। मदरसा बोर्ड की जानिब से अभी तक इम्तहानात की तारीखों का ऐलान न करने से मदारिस के ज़िम्मेदारान और तलबा में गैर यकीनी सूरत हाल रोज़ बरोज़ मज़ीद संगीन होती जा रही है।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पायदार बनाने के मकसद से लीग के कौमी जनरल सेक्रेटरी MS अलवी ने झारखंड का 3 रोज़ा दौरा किया। केरला से झारखंड पहुंचे MS अलवी ने मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िदा मीटिंग में शिरकत की। इस दरमियान उन्होंने पार्टी लीडरान और कारकुनान को पार्टी का मजबूत बनाने के साथ साथ माशरे की तालीमी और माशी तरक्की के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी लीडरों को हिदायत दी कि वो गरीब तलबा की तालीमी तरक्की के लिए जामिया मंसूबा बनाएं। AP करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन ने कहा कि हकीम अजमल खान की यौम विलादत के मौके पर डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में यौम कौमी यूनानी तक़रीबात बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जा रही हैं। इस मौके पर एक रैली का इनकाद भी अमल में लाया गया। उन्होंने तमाम यूनानी डॉक्टर से प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की। जनाब हकीम अजमल खान साहब का 153वां योम विलादत के मौके पर कल हम योम यूनानी मनाया जा रहा है। तमाम तबीबा और तबीब तमाम लोगों को जो है मैं मदऊ करना चाह रहा हूँ कि कल आकर वो इस प्रोग्राम में शामिल होकर और जुलूस में शिरकत फरमा कर हमारे इस जुलूस को और प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जो मैं अपील करता हूँ, ताकि जो हमारी यूनानी को फ़रोग़ दें और यूनानी का जज्बे। जनता दल सेक्युलर के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म देवेगौड़ा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कई बार किसानों से बातचीत की, लेकिन सभी मुलाकातें बेनतीजा साबित हुई हैं। देवेगौड़ा ने कहा कि किसी भी अवामी मसले को अना का मसला नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को हुकूमत के सामने अपने मसाइल रखने का हक हासिल है। देवेगौड़ा ने रायचूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन दिनों शहर के मुख्तलिफ बस्तियों में सड़कों की तोसी का काम किया जा रहा है। इसके लिए सड़कों से मुतसल गैर कानूनी तजावुजात हटाए जा रहे हैं। दर्जनों मकान मालिकान इस कार्रवाई की जद में आए हैं। अमरावती जिले में मुसलसल कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज भी अमरावती जिले में 360 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर अमरावती की वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर ने अवाम से अपील की है कि वो इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर अमल करें। आत्मनिर्भर भारत की जानिब से बढ़ने की हिंदुस्तानियों में एक फितरी सलाहियत होती है। इसका सीधा रिश्ता इज्जत नफ्स और खुद इन्हिसारी से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC ने मुल्क भर से ऐसी ही कहानियों को मुंतखब किया है, जिनमें बगैर किसी सरकारी मदद के अपने मसाइल को लोगों ने खुद हल किया है। ये कहानियां हैं नए तजुर्बात और खुद कफील बनने की, जो हमें एक कौम के तौर पर डिफाइन करती है। ये गुजरात के कच्छ के किसानों की कहानी है, जो जदीद ज़राई तकनीक का इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। पिछले 2 दशकों में गुजरात के किसानों ने खास तौर से कच्छ में बागवानी से जीवन यापन किया है। भारत में अक्सर आम, अनार और अमरूद जैसे फलों की खेती होती है। अब उनका एक नया फोकस है स्ट्रॉबेरी, एक ऐसा फल जो परंपरागत रूप से केवल ठंडी और पहाड़ी जगहों पर ही उगता है। भुज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रेड्डी गांव के किसानों ने महाराष्ट्र के लोनावाला से स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदे और उन्हें कच्छ की सूखी भूमि में लगाया। हरेश ठक्कर ने 1 एकड़ जमीन में 30,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए। दूसरे क्रॉप में पानी जो लगता है पपीते और केले को पानी देवे, इससे तो इसको 20% पानी चाहिए। और यहाँ कच्छ में सर्दी चालू हो जाती है नवंबर से, तो नवंबर से फरवरी तक सर्दी चलती है। तो ये सर्दी का क्रॉप है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये सर्दी का क्रॉप है। तो हमने सोचा कि भाई वहाँ भी सर्दी में होती है, तो यहाँ क्यों नहीं लगाए। यूनिक और आधुनिक कृषि पद्धतियों की मदद से पौधों को इस कठोर और शुष्क जमीन के लिए अनुकूल बनाया गया। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। स्ट्रॉबेरी की खेती जमकर हो रही है।